Hello everyone. So welcome to another video on Premix on Indian economy. Yeah, इस वीडियो में we try to discuss five important questions related with Indian economy. I hope कि uh, all of you are preparing well for your prelims examination. Now less than 75 days are there. जब हम prelims की बात करते हैं, so I hope कि you are doing your best effort for the prelims examination. So let us begin. Just as usual, try to write your score out of 5 questions. देखते हैं कि कितने scores आपको मिलते हैं. Try to write in the comment box. चलो, let us begin. So first question is related with consider the following statement regarding bond yield inversion. Statement 1 says it occurs when the yields on shorter duration bonds exceeds those of longer duration ones. Statement 2 says it signals that a recession may occur in an economy. Then which of the statement given above is are correct? One only, two only, both one and two, and neither one nor two. So यहाँ पे we are talking about bond yield inversion. All right, bond yield inversion. So just यहाँ पे one concept है. For example, जैसे जो short term bond हुए and long term bonds है. Let us say long term bonds, right? Short term bonds lesser maturity periods के होते हैं. Long term bonds लॉन्गर मेच्योरिटी पीरियड. सो मेच्योरिटी पीरियड ज्यादा होती है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की. इस बेसिस पे हम बोलते हैं बेस्ड ऑन द मेच्योरिटी पीरियड वी ट्राई टू से कि ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है. तो यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी नो कंसेप्चुअल इन द कंसेप्ट की फर्स्ट थिंग इज दैट टाइम ड्यूरेशन इज लेस. यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन क्या है? लेस है. और यहां पे टाइम ड्यूरेशन इज मोर. टाइम ड्यूरेशन इज मोर. सेकेंड जो आप बात करते हो रिस्क, राइट, रिस्क विल बी लेसर इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स. राइट, किसी को आपने 6 months के लिए पैसे लिए, किसी ने आपने 8 month के लिए पैसे लिए, लेस देन 1 year के लिए पैसे लिए, या किसी को आपने 2 years के लिए पैसे दिए, 4 years के लिए पैसे दिए, 10 years के लिए पैसे दिए. तो रिस्क कहां पे ज्यादा? जहां टाइम ड्यूरेशन ज्यादा. तो रिस्क विल बी हाइयर हियर. ठीक है. एंड देन एक्सपेक्टेड रिटर्न या इंटरेस्ट रेट जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न. ऑलराइट, तो जो एक्सपेक्ट करेंगे वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में लेसर इंटरेस्ट रेट होगा. एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब इंटरेस्ट रेट. ऑलराइट, तो जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड होगा उसमें लेसर होगा. एंड हाइयर में जहां पे ज्यादा रिस्क है दे विल बी एक्सपेक्टिंग हाइयर रिटर्न. तो ये थोड़ी सी चीज आप ध्यान रखिएगा कि इन अ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, जहां पे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होता है, नॉर्मल सिनेरियो में, ठीक है, व्हाट इज देयर दैट bond yield on short-term bonds will be lesser and bond yield on the long-term bonds will be higher. तो अगर जैसे आप bond yield का अगर आप वो निकालोगे, let us say this is time and this is yield, so it will something like this कि जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा एक्सपेक्टेड यील्ड आपकी बढ़ती जाएगी. एक्सपेक्टेड यील्ड आपकी बढ़ती जा रही है. और ये एक आपका एक नॉर्मल यील्ड कर्व है. ये नॉर्मल यील्ड कर्व है. हालांकि ये नॉर्मली आपको देखा कि जिसका मैच्योरिटी ज्यादा, रिस्क ज्यादा, सो इन्वेस्टर विल डिमांड हाइयर यील्ड और हाइयर इंटरेस्ट रेट. जहां पे शॉर्टर टर्म है, रिस्क इज लेसर, सो इन्वेस्टर्स आर विलिंग की लेसर इंटरेस्ट रेट पे भी वी आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स. तो ये हमारा जो एक नॉर्मल यील्ड कर्व आता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है इन्वेस्टर्स विल डिमांड हाइयर रिटर्न, दैट इज हाइयर बॉन्ड यील्ड. ऑलराइट,
बट इमेजिन अ सिचुएशन, आप ये भी सोच सकते हो कि अनो कोई 10 साल कोई भी बैंक 10 साल के लिए लोन दे रहा है, या कोई बैंक आपको 6 मंथ के लिए लोन दे रहा है, तो कहाँ पे बैंक विल चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट। ऑलराइट, तो जो लॉन्गर ड्यूरेशन वाला होगा, जहां रिस्क ज्यादा है, वहां पे दे विल चार्ज द हायर इंटरेस्ट रेट। बट इमेजिन अ सिचुएशन जहां पे शॉर्ट टर्म बॉन्ड जो है, ऑलराइट, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स उस पे रिटर्न ज्यादा है और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पे रिटर्न कम है। ऑलराइट, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी आई हुई है, तो पीपल आर नॉट विलिंग और इन्वेस्टर्स आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ऑलराइट, कि शॉर्ट टर्म में ही मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जा रहा है। ऑलराइट, बिकॉज देयर इज ह्यूज अनसर्टेनिटी इन द इकोनॉमी। तो उस केस में हम बोलते हैं कि जो बॉन्ड यील्ड है वो इन्वर्टेड हो गई है। ऑलराइट, बॉन्ड यील्ड है जो वो इन्वर्टेड हो गई है, जहां पे शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वाले बॉन्ड्स की यील्ड ज्यादा हो गई है इन कंपैरिजन टू द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो उनकी यील्ड है। Alright, so this type of situation is called as bond yield inversion. Usually it happens during the time of uncertainty, जहां investors are not seeing no future में कि बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। तो दैट इज द थिंग विच यू हैव टू कंसीडर। तो यहां पे अगर आप देखो तो व्हाट इट विल बी कि फॉर एग्जांपल दिस में बॉन्ड इन यील्ड इन्वर्जन में लुक लाइक दिस, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है यील्ड कम होती जा रही है। राइट, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉर्मल यील्ड, बॉन्ड यील्ड नॉर्मल बॉन्ड यील्ड कर्व है, और दिस इज इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड। ठीक है, सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इट अकर्स व्हेन यील्ड्स ऑन शॉर्टर ड्यूरेशन बॉन्ड्स exceed those of longer duration one. So this is a correct statement. All right, this is a correct statement. Second, it signals that recession may occur in an economy. So ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, that usually signifies that investors do not have confidence in the economy। और लाइक फ्यूचर ग्रोथ या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है इन्वेस्टर्स को। ऑलराइट, तो दिस अल्टीमेटली लीड्स टू रिसेशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक स्लो डाउन कर देता है। ऑलराइट, तो इट लीड्स टू द रिसेशन इन द इकोनॉमी। सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो यहाँ पे क्या हो गया, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हियर, both 1 and 2 are correct here। So present situation में देखो, the ongoing war between US Israel and the Iran, so you will seeing a lot of news regarding the bond yields, all right, related with government securities कि bond yield is hardening, bond yield is rising। all right, RBI is doing several things to no uh, decrease the bond yield, to reduce the bond yield। तो bond yield वाला जो concept है that will become important। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अ नॉर्मल कर्व है, ये इन्वर्टेड कर्व है। राइट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट हियर। Next, consider the following statement regarding the impact of USA-Israel war with Iran on Indian economy। ऑलराइट, जो ऑनगोइंग वॉर चल रहा है उसका कुछ इम्पैक्ट क्या हो सकता है। पहला, इंडियाज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स सच एज आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर्स में बेनिफिट। तो यहां बोल रहा है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में बेनिफिट। सेकेंड, it will make servicing of foreign denominated debt costlier। राइट, तो the ongoing war। तो यहां पे one thing which you have to keep in mind that due to the uncertainty caused by the ongoing war, so it may happen that it may lead to depreciation of rupee। it may lead to depreciation of rupee। राइट, तो अनसर्टेनिटी की वजह से जो जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे जो इन्वेस्ट करके रखे होंगे इंडिया में, दे माइट सेल एंड टेक अवे देयर डॉलर। ऑलराइट, तो डॉलर का काइंड ऑफ आउटफ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा इंडियन इकोनॉमी से। अनदर थिंग कैन बी
कि जब डेप्रिसिएट होगा एक बार तो हमारा इंपोर्ट्स विल आल्सो बिकम कॉस्टलियर, इंपोर्ट्स विल बिकम कॉस्टलियर, राइट, इंपोर्ट्स विल बिकम कॉस्टलियर। बट एक चीज यहां पे ध्यान रखेंगे, एक्सपोर्ट विल बिकम कॉम्पिटिटिव। तो जो भी एक्सपोर्ट्स सेक्टर्स होंगे दैट में बेनिफिट। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जो होंगे दैट में बेनिफिट बिकॉज ऑफ दिस वॉर, राइट, बिकॉज इट विल लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी एंड अल्टीमेटली हमारे जो एक्सपोर्ट होंगे दैट विल बिकम कॉम्पिटिटिव एंड दोज सेक्टर्स, दोज कंपनीज हु आर रिलाइंग ऑन एक्सपोर्ट्स वो बेनिफिट हो जाएगा उसका। पहली चीज। सेकेंड चीज बोल रहा है इट विल मेक सर्विसिंग ऑफ फॉरेन डिनोमिनेटेड डेट कॉस्टलियर। सो अगेन इफ द सिचुएशन इज दैट देयर इज डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, तो दिस स्टेटमेंट विल बिकम करेक्ट कि जो भी जिसने भी डॉलर डिनोमिनेटेड या फॉरेन करेंसी रिलेटेड डॉलर डिनोमिनेटेड डेट लिया होगा दैट विल बिकम कॉस्टलियर। अर्लियर उसकी ईएमआई $1 लेटस से जा रही थी जिसकी वैल्यू लेटस से 80 रुपीज थी। नाउ $1 की ईएमआई तो जा रही है बट उसको लेने के लिए आई हैव टू स्पेंड 92 रुपीज। तो मेरे लिए वो लोन महंगा हो गया। ऑलराइट, तो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग कि सर्विसिंग ऑफ फॉरेन डिनोमिनेटेड डेट विल बिकम कॉस्टलियर। So this is also a correct statement. So here also both the statements are correct. So यहाँ पे correct option क्या हो गया? Both 1 and 2. Both 1 and 2. ठीक है, let us see the next question. Let us see the next question. Again, farm loan waivers, which was recently announced by the Maharashtra government. तो थोड़ा न्यूज में आ गए थे। Farm loan waivers may have which of the following economic implications? ठीक है, इकोनॉमिक implications क्या होता है? पहला, increase in fiscal burden on the government. Second, moral hazard among the borrowers. And third, improvement in credit discipline among the farmers. तो यूजली फार्म लोन वेवर्स जब अनाउंस करती है आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, राइट, तो फार्म लोन वेवर्स मींस कर्ज माफी, राइट। तो जो भी फार्मर्स ने लोन लिया हुआ है अब उनको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, उनका कर्ज सरकार माफ कर रही है और बैंक को जितना वो लोन दे रखा है बैंक ने वो जो सारे फार्मर्स हैं वो ना दे के अब उनको सरकार वो चीज दे देगी। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फार्म लोन वेवर्स। ऑलराइट, अगर ये सरकार डिक्लेयर कर रही है तो सरकार बैंक से ये कहना चाह रही है कि आपने जितना जो भी फार्मर्स को, जो भी टारगेटेड लोग होंगे फार्मर्स को जितना लोन दे रखा है वो आप फार्मर्स से मत लीजिए। नाउ द गवर्नमेंट विल बी गिविंग यू दैट लोन। सो गवर्नमेंट विल अनाउंस फार्म लोन वेवर्स। तो फार्मर्स जिन्होंने लोन लेकर रखा है अब उनको देने की जरूरत नहीं है, रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ फार्मर्स रिटर्निंग द लोन्स टू द बैंक्स, अब क्या करेगी सरकार, विल गिव द कोई भी आउटस्टैंडिंग जितना भी लोन्स होगा वो सरकार दे देगी। तो पहला चीज होता है कि इट में इंक्रीज द फिजिकल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। तो यस, इट कैन इंक्रीज द फिजिकल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट बिकॉज लेट अस से दो अमाउंट होता है, सरकार मे बी टेकिंग मोर लोन टू गो फॉर फार्म लोन वेवर्स। तो एक फिजिकल बर्डन सरकार का बढ़ जाता है। दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स फॉर मोरल हजार्ड अमंग द बोरोवर्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मोरल हजार्ड का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे फार्म लोन वेवर्स अनाउंस करती है सरकार, सो लेट अस से देयर आर 100 फार्मर्स जिन्होंने लोन ले रखा है, जिसमें से लेट अस से 40 फार्मर्स दे वर वेरी डिलीजेंट और वो अपना लोन टाइम टाइम पे ईएमआई दे रहे थे। दे वर गिविंग, जो भी ईएमआई थी वो टाइम टाइम पे दे रहे थे। एंड देन देयर आर 60 फार्मर्स दोज हु आर नॉट गिविंग द ईएमआईज, वो अपना ईएमआई नहीं दे रहे थे। ऑलराइट, दोज हु आर नॉट गिविंग द ईएमआईज। अब फार्म लोन वेवर से दिक्कत क्या होती है दैट इवन द पीपल हु वर रिटर्निंग द ईएमआई ऑन अ टाइमली मैनर, वो भी अब ये सोचने लगते हैं कि
नो, इन एनी केस गवर्नमेंट में अनाउंस फार्म लोन वेवर। तो अगर हमने यहाँ पे, अगर जिसने अपना ईएमआई नहीं दिया उसने तो सारे पैसे बचा लिए, राइट। तो व्हाट इट डज इट, जो रेगुलर ईएमआई देने वाले लोग होते हैं वो भी अब डिले करने लगते हैं। they believe that any time government में अनाउंस फार्म लोन वेवर्स इन फ्यूचर, तो मुझे देने की क्या जरूरत है। तो जो डिलीजेंटली पे भी कर रहे थे वो अब डिले करने लगते हैं। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इट विल कॉज मोरल हजार्ड अमंग द बोरोवर्स। जो डिसिप्लिन्ड बोरोवर्स थे, जो टाइमली पे कर रहे थे, वो भी अब नहीं करेंगे। तो दैट इज व्हाट कि ये एक थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इट विल नो इनेबल बैंक या बैंक लोन भी देना कम कर देगी। तो वो भी एक चीज होती है। एंड थर्ड इज इम्प्रूवमेंट इन क्रेडिट डिसिप्लिन अमंग द फार्मर्स। तो ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट की बात नहीं होती यहाँ पे। इट विल नॉट लीड टू इम्प्रूवमेंट इन क्रेडिट डिसिप्लिन अमंग द फार्मर्स, रादर देन इट विल कॉज मोरल हजार्ड अमंग द borrowers और फार्मर्स। तो यहाँ पे 1 and 2 statements are correct, so option is B here. ऑप्शन इज बी हियर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज बी हियर। तो ठीक है, तो क्रेडिट डिसिप्लिन बढ़ाता नहीं है, रादर देन ये खराब करता है। ऑलराइट, बोरोवर्स बस ये सोचने लगे हैं कि हमें नो जो भी ईएमआईज है, जो भी पेमेंट्स देनी है वो हम नहीं देते हैं। दे विल स्टार्ट डिलेइंग इट, कंसिडरिंग दैट कि नो गवर्नमेंट में अनाउंस फार्म लोन वेवर्स इन फ्यूचर। और दूसरी तरफ जो बैंक भी हो जाता है, दे विल बिकम वेरी कॉशियस नो टू गिव लोन्स टू द फार्मर्स। वो भी एक चीज है। तो बहुत तरीके से इट विल नॉट हेल्प इन क्रेडिट डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीज है। Next, consider the following statement regarding the open market operation which is conducted by Reserve Bank of India, that is RBI. The RBI purchase government securities to infuse long-term liquidity in the economy. All right? To infuse long-term liquidity in the economy. तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करते हैं तो इट इज यूज टू नो इन्फ्लुएंस द लॉन्ग टर्म और ड्यूरेबल लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, और अनदर वर्ड इज ड्यूरेबल लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन इज आउटराइट परचेज और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आउटराइट परचेज ऑफ नो परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहां पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि आरबीआई परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इन्फ्यूज लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑलराइट, सो आरबीआई विल, so this is RBI and this is, let us say, bank. All right, so RBI is purchasing government securities, so this is moving something like this. Government bond paper जो है, this is moving like this. All right, RBI is purchasing, RBI is purchasing, and in return it is giving money to the banks. All right, तो इट इज इन्फ्यूजिंग लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। तो लिक्विडिटी इज मूविंग इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो एक ये पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, इट मे इन्फ्लुएंस द बॉन्ड यील्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यस, इट मे लीड टू नो समटाइम्स ओपन मार्केट ऑपरेशन मे इन्फ्लुएंस द बॉन्ड यील्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। राइट, तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर परचेज कर ले रहा है, यहाँ पे परचेज कर ले रहा है, तो देयर विल बी लेस एंड लेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अवेलेबल इन द मार्केट। ऑलराइट, जीसेक की सप्लाई कम हो जाएगी। ऑलराइट, जीसेक की सप्लाई कम हो जाएगी, जीसेक सप्लाई ऑलराइट कम हो जाएगी। ऑलराइट, देन व्हाट इट विल लीड टू, बॉन्ड प्राइसेस में इंक्रीज, बॉन्ड प्राइसेस में इंक्रीज। ऑलराइट, जीसेक की सप्लाई कम हो गई, देयर विल बी मोर डिमांड, बॉन्ड प्राइस नो में इंक्रीज, एंड इट में लीड टू डिक्रीज इन बॉन्ड यील्ड। ऑलराइट, इट में लीड टू डिक्लाइन इन बॉन्ड यील्ड। ऑलराइट, तो जब भी जीसेक यहाँ पे अपना ले रहा है तो जीसेक की सप्लाई कम हो जा रही है। इफ देयर विल बी मोर डिमांड, बॉन्ड प्राइसेस में इंक्रीज,
एंड बॉन्ड यील्ड में रिड्यूस. सो वन ऑफ द थिंग यू कैन से, जैसे ड्यूरिंग कोविड what the RBI did was a variant of open market operation जिसको बोलते थे ऑपरेशन ट्विस्ट. ऑपरेशन ट्विस्ट, राइट. Simultaneous purchase and sale of short-term and long-term government bond to influence the bond yield. Alright, तो जो this statement is, it may influence the bond yield of the government securities. So this is also a correct statement here. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Both 1 and 2 are correct. Both 1 and 2 are correct. ठीक है. Next, which among the following can possibly lead to improvement in India's net international investment position? तो what is net international investment position? इसका मतलब क्या होता है? तो नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन हम ये कहते हैं, जैसे व्हेन यू टॉक अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इट इज अ काइंड ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज की हम वहां पे बात करते हैं. बट हम जब यहाँ पे नो राइट, जब हम बीओपी की बात करते हैं तो एनुअल फ्लोज की बात करते हैं. जब हम बीओपी की बात करते हैं तो उसमें एनुअल फ्लोज की बात करते हैं. बट जब हम ये जानना चाहते हैं कि टोटल स्टॉक क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटीज का, वहां पे एक टर्म आता है नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, जिसको हम NIIP बोलते हैं. इट प्रोवाइड्स फॉर टोटल स्टॉक ऑफ external financial assets and liabilities. All right, total stock of external financial assets and liabilities. तो ये बात आती है. All right, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई इंडियन रेसिडेंट होगा. All right, तो उसने बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट करके रखा होगा. ऑलराइट, कोई इंडियन रेसिडेंट बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट करके, चाहे वहां पे FDI करिया होगा, चाहे वहां पे लेट अस से हाउस खरीद के रखा होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, वहां पे फॉरेन कंट्रीज में डिपॉजिट्स करके रखा होगा, जो भी करके रखा होगा. तो इट मे बी द केस दैट दे इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्रीज, इन्वेस्ट इन foreign countries. All right, and then it will be called as external asset of Indian economy because Indian resident ने किया हुआ है. तो it may be called as external asset of Indian economy. All right, similarly foreign residents होंगे, all right, who might have invested in the Indian economy, जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करके रखा होगा थ्रू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, थ्रू मेकिंग द डिपॉजिट्स, ऑलराइट, थ्रू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स. तो दे माइट हैव इन्वेस्टेड इन द इंडियन इकोनॉमी. अब ये जो एसेट होगा ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होगा इंडियन इकोनॉमी का. ऑलराइट, एक्सटर्नल कंट्री वाले का एसेट होगा, बट व्हेन यू टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी तो ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होगा. तो फॉरेन रेसिडेंट्स मे हैव इन्वेस्टेड इन इंडियन इकोनॉमी. ऑलराइट, इट विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ऑलराइट, एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, तो यहीं पे जब हम NIIP की बात करते हैं तो इट इज टोटल स्टॉक ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट एंड लाइबिलिटीज. तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं जब हम NIIP की बात करते हैं? ऑलराइट, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इट इज अ एसेट ओन्ड बाय इंडियन रेसिडेंट इन अदर कंट्रीज. ऑलराइट, एसेट्स owned by Indian resident in other countries, all right, minus asset owned by non-residents within India, minus assets
owned by नॉन रेसिडेंट्स विद इन इंडिया। तो ये ध्यान रखिएगा, विद इन इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। अगर यहाँ पे पॉजिटिव NIIP है, इसका क्या मतलब है? इंडिया इज नेट क्रेडिटर। इसका क्या मतलब है? इंडिया इज नेट क्रेडिटर। ऑलराइट। अगर यही निगेटिव NIIP है, निगेटिव NIIP है, मींस इंडिया इज नेट नेट में डेटर, इंडिया इज नेट डेटर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव NIP है तो नेट क्रेडिटर है, अगर निगेटिव NIP है तो नेट डेटर है। तो अब एक चीज देख लेते हैं, यहां पे क्या बोल रहा है? हायर FDI इनफ्लोज इन इंडिया। क्या बात कर रहा है यहां पे? कि विच अमंग द पॉसिबली कैन लीड टू इंप्रूवमेंट इन द इंडियाज NIIP। अगर हायर FDI इनफ्लोज इनटू इंडिया आएगा तो इसका क्या मतलब होगा? कि दिस विल इंक्रीज, मतलब NIIP हमारे लिए उतना फेवरेबल नहीं होगा। Are you getting that? Second, decrease in external commercial borrowings। तो जो नॉन रेसिडेंट यहाँ पे बोरोइंग्स अपना कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, हम जो सॉरी इंडियन रेसिडेंट जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स ले रहे हैं, जिनका विच विल बी कॉल्ड एज एसेट्स ऑफ नॉन रेसिडेंट, ऑलराइट, दैट विल रिड्यूस। ये कह रहा है दिस इज रिड्यूसिंग। सो एसेट ओन्ड बाय नॉन रेसिडेंट विद इन इंडिया विल रिड्यूस। So this will provide the improvements in India's net NIIP. तो एक ये, this is a correct statement. Similarly, increase in non-resident deposits in India. So यहाँ पे क्या हो गया? Again we are saying that assets owned by non-resident within India will increase. अगर ये थर्ड वाला स्टेटमेंट हो रहा है करेक्ट, कि इंक्रीज इन non-resident deposits in India, alright? तो that will not improve the situation, that will not improve the NIP, rather than ये वर्सन कर देगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि what will lead to improvement, तो वो सारी चीज will lead to improvement जो either increasing the assets of Indian resident in other countries हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, या इसको डिक्रीज कर रहा है। ओनली दोज थिंग विल improve the India's net international investment position, जो यहाँ पे खाली only 2 is doing it, alright? तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एक्सटर्नल सेक्टर में करते हैं, वहां पे NIIP इज ऑल्सो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार पूछ सकता है, ऑलराइट। सो आई होप कि दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ऑलराइट। सो दैट इज इट। सो जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपके कितने सही बने या कितने गलत बने, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।